My dear student, my name is Madhav Misra and today I am going to teach you Mughal Dynasty 1526 to 1707। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में ईस्वी वाइज कहानी के रूप में पूरे मुग़ल वंश को पढ़ाऊंगा। इसमें हम कवर करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब के बाद जो भी मुग़ल एम्पायर हुए उसे सशक्त नहीं माना जाता है और इसीलिए वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उन्हें भी कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, जैसे 1919 टू 1947 इंडियन नेशनल मूवमेंट पे मैंने वीडियो बनाए थे। मैंने भारतीय क्रांतिकारियों, इंडियन रिवॉल्यूशनरी भारतीय क्रांतिकारियों के पर एक वीडियो बनाया था। मैंने और भी वीडियो बनाए थे, दिल्ली सल्तनत पे वीडियो बनाए थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ये भूगोल का है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाए थे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिंपल शब्दों में आपको ये लगे ही नहीं कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि मैं एक फ्रेंड से पढ़ रहा हूँ। इस तरह से मैं हर एक घटनाओं को घटनाक्रम के अनुसार ईस्वी वाइज लिखता हूँ, उसे कहानी के रूप में आपको सुनाता हूँ। और आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आगे मेरे पर छोड़ दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस भी चैप्टर का आप वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा। और बात करते हैं कि याद करने की, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ गौर से सुनिए, कहानी समझिए। आप सोचिए कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, आप उस कहानी को सीखिए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके आप सीखिए और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। मुग़ल डायनेस्टी तो ये 1526 से 1707 तक चला। वहीं पे मैंने नीचे में लिखा है 1526 से 1857। ऐसा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हम जब मेडाइवल इंडिया की बात करते हैं तो मेडाइवल इंडिया में हम 1707 तक ही पढ़ते हैं, बट मुग़ल एम्पायर, लास्ट मुग़ल एम्पायर लड़खड़ाते हुए भी 1857 तक दिल्ली की गद्दी पे बने रहे। बात करते हैं बाबर की। तो बाबर, जिसे मुग़ल डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है, आप सब जानते हैं, उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और मुग़ल डायनेस्टी को इंडियन हिस्ट्री का सेकंड गोल्डन पीरियड माना जाता है। इंडियन हिस्ट्री का सेकंड गोल्डन पीरियड माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसी समय में स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला, इस सब का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। और फर्स्ट गोल्डन पीरियड किस को माना जाता है? गुप्ता डायनेस्टी को, गुप्त वंश को पहला माना जाता है, पहला स्वर्णिम युग माना जाता है। यहाँ पे अब वैसे भी आप सोच सकते हैं, कोई 331 ईयर्स तक राज्य किया है तो भला वो विकास कैसे नहीं करेगा? अगर वो ना चाहते हुए तो भी उसे विकास करना ही पड़ेगा, और इन सब चीज़ों का विकास हुआ है। और मैं बात कर दूं कि मुग़लों का ये सोच नहीं था कि हम इंडिया में जाके वहाँ का तरक्की करेंगे, बट वो इस सोच से था कि हम वहाँ पे लूटपाट करेंगे, वहाँ पे राज्य करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अकबर को छोड़कर लगभग सभी मुग़ल एम्पायर खुद को गाजी कहा करते थे। गाजी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिमों का विध्वंसक, उसको मारने वाला ही गाजी कहलाता है। और ये था मुग़लों का सोच, बट फिर भी उन्होंने इस काल के दौरान स्थापत्य कला का विकास, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जहांगीर, कौन नहीं जानता है ताजमहल, और वो किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो ये शाहजहां की बात करते हैं जिसने ताजमहल का निर्माण किया। वहीं पे अगर दूसरे शासकों की बात करें तो हम लेते हैं जहांगीर की। जहांगीर जो कि चित्रकला में बहुत ही पारंगत था। इसी तरह चित्रकला, साहित्य कला, स्थापत्य कला, इन सब का बहुत ही ज़्यादा विकास मुग़ल काल में हुआ है, इसीलिए उसे सेकंड गोल्डन पीरियड, दूसरा स्वर्णिम युग कहा जाता है। बात करते हैं बाबर की। तो बाबर का जन्म कहाँ होता है?
14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ पे होता है? तुर्की के फरगना में बाबर का जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर के रगों में ही दो दो खूंखार शैतानों शासकों का खून बहता था। और वो खूंखार शासक कौन कौन से थे? एक तैमूर लंग, जिसके पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बताया तैमूर का इन्वेशन। दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया कब तैमूर का आक्रमण हुआ है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया। तो तैमूर लंग के तरफ से तैमूर लंग का वो 5वां वंशज था। और 5वां वंशज कहने का मतलब ये है कि तैमूर लंग के बाद 5 पीढ़ी आगे आने के बाद किसका जन्म होता है? बाबर का जन्म होता है। इसी तरह ये पिता के साइड से वो तैमूर लंग का वंशज था, मतलब पिता के साइड से वो तैमूर लंग का वंशज था। और वहीं माता के साइड से बात करें तो माता के साइड से वो मंगोल चंगेज खां का वंशज था। और वो कितना नंबर पे था? 14वें नंबर का वंशज था। माता की साइड से 14वें नंबर का वंशज था और पिता के साइड से तैमूर का 5वें नंबर पर वंशज था। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और होता क्या है, 1491 ईस्वी में उसके पिता की मौत हो जाती है। जब बाबर सिर्फ 11 साल का था तो उसी समय बाबर के पिता की मौत हो जाती है। और 1491 ईस्वी में ही फरगना का वो शासक बनता है, क्योंकि उसके पिता फरगना पे शासन किया करते थे। बट वो एक बच्चा रहता है और उसे बाहरी आक्रमण से संभाल नहीं पाता है और उसे अपनी गद्दी त्यागनी पड़ती है या फरगना छोड़ के जाना पड़ता है। फिर क्या होता है, वो हार नहीं मानता है। बट 1504 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के काबुल और कंधार पे वो आक्रमण करता है। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान। अब वो फरगना छोड़कर, तुर्की छोड़कर वो अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ता है और वहाँ के काबुल और कंधार पे वो आक्रमण करता है 1504 ईस्वी में, और वहाँ पे राज्य भी करता है। फिर बाबर के अगले कदम की बात करें, काबुल में भी वो स्टेबिलिटी नहीं पा पाता है। काबुल और कंधार में भी उसे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ के भी शासक, जो और भी शासक थे, उनके आक्रमण के कारण वो वहाँ से भागता है और फिर इंडिया के तरफ रुख करता है। पहली बार 1519 ईस्वी में बैटल ऑफ बाजौर पूछा जाता है। बैटल ऑफ बाजौर कब हुआ? तो 1519 ईस्वी में बैटल ऑफ बाजौर होता है और इसमें बाबर इंडिया के क्षेत्र सिंध को अपने अंदर मिला लेता है। और इसी युद्ध में, बैटल ऑफ बाजौर में ही बाबर ने पहली बार कैनन्स और एक्सप्लोजिव गोला बारूद का इस्तेमाल पहली बार बाबर ने लड़ाई में, इसी युद्ध में, बैटल ऑफ बाजौर में किया था। अब उधर से तो बाबर आ रहा है, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इंडिया में कौन शासन कर रहा था। तो उस समय, जैसा कि आप जानते हैं, लोधी डायनेस्टी का इब्राहिम खान लोधी ये शासन कर रहा था इंडिया में। बट इब्राहिम लोधी से उसके जो भी चहेते आदमी थे वो सारे के सारे नाखुश थे। उसकी नीतियाँ सही नहीं लगती थी, वो तो होना ही है। तो फिर इब्राहिम लोधी का जो चाचा था, इब्राहिम लोधी का चाचा जिसका नाम आलम खान लोधी था, और उसका साथ किसने दिया? दौलत खान लोधी ने। तो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ये दोनों ने मिलके बाबर को दिल्ली थ्रोन को कैप्चर करने के लिए बुलाया। उसने बाबर को बोला कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, सिंध के क्षेत्र में आक्रमण करके खुश हो, तुम्हारे लिए तो दिल्ली का गद्दी पड़ा हुआ है, तुम आओ। बट बाबर इतना मूर्ख नहीं था। उसने सोचा कि ये एक परिवार की कहानी है। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने बुलाया था, ये एक परिवार की कहानी है, मैं भला उसमें क्यों जाऊँ। बट इधर क्या होता है, राणा सांगा की तरफ से भी इनविटेशन जाता है और राणा सांगा ये प्रॉमिस करते हैं कि तुम आओ, इब्राहिम लोधी पे आक्रमण करो और मैं तुम्हें सेना सहित सहायता
करूँगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। इब्राहिम लोदी जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि राणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह भी कहा जाता था, उनका हाथ इब्राहिम लोदी के साथ ही एक युद्ध में काट दिया गया था। वो इब्राहिम लोदी के पहले से दुश्मन थे और इसीलिए उन्होंने भी सोचा कि यही मौका है कि मैं मुग़ल को बुलाऊं और यहाँ पे राज्य करने के लिए बोलूं। बट फिर होता क्या है कि वो हेल्प नहीं करते हैं। वो सेना सहित, उन्होंने प्रॉमिस किया था बाबर को कि मैं सेना सहित आपको हेल्प करूंगा, बट वो हेल्प नहीं करते हैं। इसका कारण ये था कि राणा सांगा को लग गया कि पहले तो लगा कि ये सिर्फ लूटपाट करने के लिए आएगा, मुझे राज्य दे के चला जाएगा, दिल्ली का सिंहासन दे के चला जाएगा। बट बाद में उन्हें लगा कि ये तो शासन करने के लिए आ रहा है। इसीलिए बैटल जब होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो राणा सांगा बाबर का मदद नहीं करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। फाइनली 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है। और आप जानते हैं पानीपत का 3 युद्ध हुआ, 26, 56 और 61। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है, किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है तथा इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मार दिया जाता है। अब बात करते हैं बाबर के शौक़ की। बाबर बहुत ही शौकीन था एक चीज़ का, वो क्या था? हॉर्टिकल्चर, बागवानी का बहुत ही शौकीन था बाबर। और इसीलिए बाबर काबुल में काबुल बाग, और बात करते हैं काबुली मस्जिद का निर्माण करता है। कहाँ पे? काबुल में निर्माण करता है। बाबर ने एक सिक्के चलाए जिसे हम शाहरुख कॉइन्स कहते हैं, और ये किस चीज़ का सिक्का था? चांदी का सिक्का था। शाहरुख कॉइन्स क्यों करते हैं? क्योंकि तैमूर के ही किसी बेटे या उसी के वंशज में एक का नाम शाहरुख था, जिसके याद में बाबर ने शाहरुख सिक्के चलाए। ये शाहरुख खान वाले शाहरुख नहीं, शाहरुख जो कि तैमूर का बेटा ही था, तो उसके याद में इसने कौन से सिक्के चलाए? शाहरुख सिक्का, चांदी का सिक्का काबुल में चलाया। और इसने एक काम किया कि काबुल तो इसका मतलब कर्म भूमि बोलो, एक होता है ना किसी आदमी का एक चहेता जगह होता है, तो बाबर का सबसे फेवरेट जगह जो था वो काबुल ही था। और ये करता क्या है, बाबर काबुल के लोगों को एक एक सिक्का खुश होकर वहाँ पे एक एक सिक्का, यही शाहरुख सिक्का बाबर हर एक जन को बांट देता है। और इसीलिए वहाँ की जनता उसे कालंदर की उपाधि देती है। कालंदर, द डोनर, इसका मतलब होता है, कालंदर का मतलब कि दान करने वाला। तो इसलिए वहाँ से बाबर का नाम कालंदर हो गया। अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। बाबर आगे बढ़ता है, वो आगरा फोर्ट, हाँ, पूछा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ पे बसाई गई? तो मुग़ल साम्राज्य की पहली राजधानी आगरा फोर्ट, आगरा के किले में बसाया गया। इसे बादलगढ़ फोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। और इसको कैप्चर किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। आप याद कीजिए लोदी डायनेस्टी की, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। अब मेरे वीडियो को जाके देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है। आपको इसी तरह जिस तरह से अभी कहानी सुना रहा हूँ, बस वही कहानी है पूरा। आप अनइंटरेस्टेड हो ही नहीं सकते हैं, आप पूरा देख लीजिएगा। तो वहाँ पे सिकंदर लोदी ने ही उस आगरा शहर को भी बसाया था और वहीं पे बादलगढ़ फोर्ट को कैप्चर किया था। उसी बादलगढ़ फोर्ट के जब उसके लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है, तो आगरा में ही अपनी राजधानी बनाता है। बादलगढ़ फोर्ट, जिसे बाद में आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहीं पे बाबर अपनी राजधानी बनाता है। अब बाबर के युद्धों की बात करते हैं। बाबर ने प्रमुख 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें बैटल ऑफ खानवा की बात करते हैं। बैटल ऑफ खानवा होता कब है? 1527 ईस्वी में। अब समझिए किसके किसके बीच होता है? बाबर
और मेवाड़ के राजा राणा सांगा या संग्राम सिंह के बीच में होता है। अब थोड़ा बैक जाइए, मैंने आपको बताया था कि बाबर को प्रॉमिस करके राणा सांगा ने हेल्प नहीं किया था। तो पहला टारगेट कौन बाबर का? राणा सांगा। और खानवा का युद्ध होता है। खानवा जो कि 40 किलोमीटर दूर आगरा से एक शहर है, एक जगह है जहाँ पे होता है ये युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह भी कहा जाता है। इस बैटल में अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। फिर इस बैटल में दो आदमी हेल्प करने के लिए आ जाता है। पहला मेदिनी राय जो कि मालवा का शासक था, वो किसका हेल्प करने के लिए आ जाता है? राणा सांगा का हेल्प करने के लिए आ जाता है। और इब्राहिम खान लोदी, इसका जो भाई है, वो तो मारा गया इब्राहिम लोदी, बट इसका जो भाई है महमूद लोदी, ये दोनों मतलब किस किस ने हेल्प किया? मालवा के शासक मेदिनी राय तथा महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने राणा सांगा का हेल्प किया बैटल ऑफ खानवा में। कब हुआ? 1527 ईस्वी में बैटल ऑफ खानवा हुआ और इसमें बाबर राणा सांगा का हेल्प किया। बट बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और उसे मार भी दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, 1527 से लेके 1528 के बीच में बाबर का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मीर बाकी। बाबर के सेनापति का नाम था मीर बाकी, जिसने बाबरी मस्जिद कहाँ पे बनाया? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। 1527 से लेके 1528 के ही बीच बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। आप जानते हैं वही बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेके इस पे बहुत सारा विवाद चलता है। बट हमें विवादों में नहीं फंसना है, हमें आगे बढ़ना है। तो चंदेरी का युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध बाबर लड़ता है 26 में पानीपत, 27 में खानवा का युद्ध और 28 ईस्वी में बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ता है। आपने याद कीजिए 27 में मदद करने के लिए कौन आया था? एक आदमी आया था, मालवा का शासक मेदिनी राय। अब बाबर का अगला टारगेट कौन होता है? मालवा का शासक मेदिनी राय। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। बाबर मेदिनी राय को मारता भी है, हराता भी है। और अब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे 1528 ईस्वी में मालवा के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया तथा मार गिराया। अब हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध, और ये बाबर का लास्ट युद्ध था। ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? ये युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफ़गान शासकों के बीच में होता है। अफ़गान शासक की बात करें तो आप जानते हैं फरीद खां। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि बाबर के ही सेना में ये एक सैनिक था। बाबर की नज़र इस पे गई थी। बाबर ने इससे बात करने की कोशिश किया था क्योंकि उसे लगा था कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैनिक है, इससे मुझे खतरा है। बाबर को ऐसा लगा था, बट फरीद खां भाग गया था। और आप जानते हैं फरीद खां को, इसका नाम इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो जब घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफ़गानों के बीच में हुआ था 1529 ईस्वी में, इसमें फरीद खां किसका सपोर्ट करता है? महमूद लोदी का सपोर्ट करता है। और महमूद लोदी कौन था? लोदी डायनेस्टी के अंतिम रूलर इब्राहिम खान लोदी का भाई था। और उसका सपोर्ट कौन करता है? फरीद खां करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस बैटल में अफ़गानों की हार हो जाती है। और ये बहुत ही ताकत वाला बैटल था, बट इसमें भी अफ़गानों की हार हो जाती है और बाबर की विजय होती है। लेकिन होता क्या है, इस युद्ध में बाबर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इसीलिए 1529 ईस्वी में तो वो घायल हो गया। कौन से युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। अब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसे 2 बार दफनाया गया? तो बाबर ही है। बाबर का इच्छा था कि उसे काबुल में दफनाया जाए, बट वहाँ का कंडीशन, जिस समय वो मरा था 1530 ईस्वी में, उस समय वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं था।
इसीलिए उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बट बाद में उसके डेथ बॉडी को कहाँ भेजा गया? काबुल में, और वहीं पे काबुल में ही उसका मकबरा बनाया गया। आप स्क्रीन पे इसे देख लीजिए। ये थी बाबर की कहानी। और ये कहानी कहाँ से मिलती है हमें? बाबर की जीवनी, जिसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। ये जीवनी बाबर ने खुद ने ही लिखा था, बाबर ने। और यही पूछा जाता है बाबर की जीवनी जो है उसका नाम क्या है? बाबर की जीवनी तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहलाता है। अब बात करते हैं बाबर के बेटे हुमायूं की। हुमायूं के राज्य में मैंने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1530 से लेकर 1540 तक लिखा है। फिर 1555 से लेकर 1556 के बीच में लिखा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश राज्य करता है और हुमायूं अलग रहता है, वो कहीं पे शरण लिए रहता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप खुद ही जान जाएंगे कि क्या होता है कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का लिटरल मीनिंग ही होता है लकी। ऐसा कहा जाता है कि उसका लिटरल मीनिंग तो ज़रूरी, शाब्दिक अर्थ तो ज़रूरी भाग्यशाली था। बट हुमायूं लड़खड़ाते हुए गद्दी पे बैठा, राज्य किया लड़खड़ाते हुए, और लड़खड़ाते हुए ही वह मारा गया। ऐसा क्यों कहा जाता है? मारा इसके गया लड़खड़ाते हुए, क्योंकि जानते हैं हुमायूं की मृत्यु लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरने के कारण होती है। इसीलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके पिता बाबर का एक इच्छा था कि जब वो मरा तो वो बोला कि हुमायूं को कि अपने राज्य को अपने भाइयों में बराबर हिस्सा में बांटना। अब उसके भाई कौन कौन थे? कामरान मिर्ज़ा, जिंदाल मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, ये 3 उसके भाई थे। कामरान मिर्ज़ा को कौन कौन सा एरिया मिलता है? काबुल और कंधार मिलता है। जिंदाल मिर्ज़ा को कौन सा एरिया मिलता है? मेवाड़ एरिया मिलता है। और अस्कारी मिर्ज़ा को यूपी का कुछ पार्ट मिलता है। इतिहासकारों का कहना है कि ये बाबर की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यहीं से फिर क्या होता है कि बैटल वगैरह चालू होता है दूसरे का। जब वो अपने एरिया को पूरी तरह से बांट दिया तो फिर विरोध तो होना ही है। किसी का इच्छा बढ़ेगा कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, किसी का इच्छा बढ़ेगा इसको कैप्चर कर लूँ। तो अब देख रहे हैं स्क्रीन पे हिंदी में भी। अब बात करते हैं 1535 की। हुमायूं अटैक करता है कहाँ पे? गुजरात पे। अब ये सब ईस्वी याद रखिए। 1535 ईस्वी में हुमायूं 30 में बना, 35 में अटैक करता है कहाँ पे? गुजरात पे। और वहाँ के शासक बहादुर शाह को उसने हराया। किसकी सहायता से? नहीं, वो हराया उसने, हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराया। बट बहादुर शाह ने उस समय पुर्तगाली जो थे वो हुमायूं के समय में बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर के रूप में इंडिया में थे। आप जानते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहली बार जो इंडिया आया था, वहीं से पुर्तगालियों की शुरुआत होती है। और यहाँ पे तो पुर्तगाली जो थे उन्होंने क्या किया था गुजरात पे। बाद में जब बहादुर शाह जो था वो पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात को रिकैप्चर कर लेता है, जो हुमायूं ने जीता था उसे फिर से अपने में मिला लेता है। अब बात करते हैं 2 इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ, इसमें हम बहुत सारे हुमायूं का बैटल पढ़ेंगे जो कि निर्णायक बैटल होते चला है। बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। आप जानते हैं शेर शाह का निगाह ही, बाबर ने जब उसे देखा था तो उसने बोल के आया था कि मैं एक दिन इस गद्दी पे ज़रूर बैठूंगा। उसकी नज़र हमेशा से दिल्ली के ही गद्दी पे थी। और हुमायूं और शेर शाह सूरी, जिसे फरीद खां कहा जाता है, उसके बीच में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह को हुमायूं ने शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। फिर बात करते हैं 1540 ईस्वी, यहाँ पे 1539 ईस्वी होगा चौसा का युद्ध।
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कब युद्ध होता है? 1540 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी फरीद खान के बीच हुआ, और इस युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया। अब यहाँ पे एक कहानी आती है, चौसा जो कि बिहार में आता है, और बिहार में कर्मनाशा नदी भी पड़ती है। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया तो वह भागने लगा, जान बचा के भागने लगा। जब वो जान बचा के भागने लगा तो वहीं पे एक नदी आ जाती है, कर्मनाशा नदी। उसको पार करना हुमायूं के लिए मुश्किल था, तो एक बंदा उसका साथ देने के लिए आता है, और उसका एक नाविक था वो, और उसका नाम था निजाम भिश्ती। और वो वन डे रूलर की कहानी आती है। उसने हुमायूं का साथ दिया, हुमायूं पुनः गद्दी पे चला गया। बट होता क्या है कि इसे एक दिन का शासक क्यों कहा जाता है? इसे एक दिन का शासक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि निजाम भिश्ती को हुमायूं फिर से बुलाता है दिल्ली, और उसे एक दिन का शासक बना दिया था। और एक इंटरेस्टिंग ये है कि वो जो भी डिसीजन लेता उसको मुग़ल डायनेस्टी में, मुग़ल का जितना साम्राज्य था उसमें लागू कर दिया जाता। तो वो जो शासक था निजाम भिश्ती, एक दिन का रूलर जो बना है, उसने सोचा कि सब, किसी ने सोने का सिक्का चलाया, किसी ने चांदी का सिक्का चलाया, किसी ने तांबे का सिक्का चलाया, अब मैं क्या करूं? तो उसने क्या किया, चमड़े का सिक्का चलाया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, वन डे रूलर किसे कहा जाता है? निजाम भिश्ती को कहा जाता है। और बात करें कि उसने कौन से सिक्के चलाए, तो चमड़े के सिक्के चलाए। आगे इस सारी कहानियों का मुझे चर्चा कहाँ से मिलता है? तो हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम ने एक बुक लिखा था हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं की जीवनी है, और वहीं से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ से बस दो क्वेश्चन थे, वनडे शासक कौन था? निजाम भिश्ती, और चमड़े का सिक्का किसने चलाया मुग़ल डायनेस्टी में? तो वो कौन सा था? चमड़े का सिक्का चलाने वाला शासक निजाम भिश्ती था। वो 1539 का था। वहाँ पे जहाँ भी 1540 लिखा हुआ था चौसा के युद्ध में, आप उसको चेंज कर लीजिए। वो 1539 का युद्ध था, चौसा का युद्ध। अब बात करते हैं 1540 में। 1540 में कन्नौज या बिल्वग्राम का युद्ध होता है, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी फिर से हुमायूं को हराता है। पहले युद्ध में तो हुमायूं भाग गया था, दूसरे में चौसा कन्नौज या बिल्वग्राम का युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है, और इस तरह से हराता है कि उसे निर्वासन का सज़ा दे देता है। मतलब वो भाग जाता है हुमायूं अपना जान बचाने के लिए, और वो शरण लेता है अमरकोट में। ये आगे बताएंगे, पहले मैं ये बता दूं कि जब भी हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़ के गया तो दिल्ली की गद्दी पे अब सूरी डायनेस्टी राज्य करने लगता है। सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। तो वो जाता कहाँ है हुमायूं? हुमायूं अपने दोस्त, हुमायूं का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था राजा वीर साल, जो कहाँ का शासक था? अमरकोट। अब तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय राजस्थान का एक हिस्सा था, और वहाँ पे राजा वीर साल क्या करते हैं? शासन करते रहते हैं। हुमायूं उनके यहाँ जाता है और शरण मांगता है। वहीं पे उसने हामिदा बानो बेगम से शादी किया, और अभी हम गैप की बात कर रहे हैं, 1540 से 1555 की बात कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे हामिदा बानो बेगम से कौन विवाह करता है? हुमायूं विवाह करता है, और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है। देखिए, वन लाइनर रटने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हर समय वन लाइनर रटे होंगे। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे? अमरकोट में। भला रटने की क्या ज़रूरत है? अब कहानी पढ़िए, वो किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। तो हुमायूं से ही उसका जन्म हुआ होगा। हामिदा बानो बेगम 1540 के बीच वो निर्वासन में गया था। अमरकोट क्यों गया था ये समझिए। वहाँ पे हामिदा बानो बेगम से शादी करता है, फिर उसको एक बच्चा होता है 1542 ईस्वी में, और वो कौन था? अकबर था। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये हिंदी में भी देख सकते हैं स्क्रीन पे।
आगे बढ़ते हैं। इधर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ और इधर फिर क्या होता है कि शेरशाह सूरी अपने अभियानों पे निकलते रहता है और दुर्भाग्यवश 22 मई 1545 ईस्वी को जब वो बुंदेलखंड के कलिंजर फोर्ट पर आक्रमण करता है उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कैसे होती है और यहाँ पे कौन शासक कर रहे थे? राजपूत और महोबा, ये वहाँ पे शासक कर रहे थे। महोबा के राजपूत वहाँ पे शासक कर रहे थे बुंदेलखंड के कलिंजर फोर्ट पे। इसे कलिंजर का युद्ध भी कहा जाता है और उसी में उसकी मृत्यु हुई। पहले तो शेरशाह सूरी ने उस किले को जीतने का प्रयास किया, बट वो जब नहीं जीत पाया तो शेरशाह सूरी ने गन पाउडर, गोला बारूदों से उसकी दीवारों को, किले की दीवार को उड़ा देने का आदेश दिया। और फिर होता क्या है, बोलते हैं ना, जो दूसरों के लिए कांटा बोए, ऐसे करके जो दूसरों के लिए कांटा बोता है सबसे पहले उसी के पैर में कांटा चुभता है। उसने जैसे ही आदेश दिया कि गोला बारूद से दीवारों को उड़ा दिया जाए, कलिंजर फोर्ट को उड़ा दिया जाए, उसी गोला बारूद से घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी इधर मर चुका है। कब मरा? 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। देखिए आप ईस्वी वाइज देखिए, 1542 अकबर का जन्म, 1545 शेरशाह सूरी की मृत्यु। अब आगे बढ़ते हैं। 1545 ईस्वी में ही हुमायूं क्या करता है, काबुल और कंधार पे कैप्चर कर लेता है। अब वो भी किसी का सहायता लिया और वहाँ से राजा वीरसाल के यहाँ शरण लिए हुए था, वहाँ से फिर सहायता मिलता है उसको और उसके बाद वो मजबूत होता है। और 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी जब इधर मरता है तो 1545 ईस्वी में हुमायूं फिर से कंधार और काबुल पर कैप्चर कर लेता है। उसने अपना सेनापति किसको बनाया? बैरम खान को अपना सेनापति बनाया। और वहीं पे बात करें, अब तो शेरशाह सूरी रहा नहीं, बट उसके शेरशाह सूरी के तरफ से कौन था कमांडर? जिसका नाम था ततार खान। ततार खान जो कि शेरशाह सूरी के तरफ से कमांडर था। और इधर से, और वो किसका कमांडर था उस समय? कंकरेंटली जब युद्ध होता है, दो युद्ध होता है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, एक सरहिंद का युद्ध होता है। हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम ये जान लें कि उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन था। तो दिल्ली की गद्दी पे सूरी डायनेस्टी चल रहा था। तो दिल्ली की गद्दी पे सिकंदर सूरी था और उसका कमांडर का नाम क्या था? ततार खान उसका कमांडर था। और इधर हुमायूं ने किसको कमांडर नियुक्त किया? बैरम खान। बैरम खान की इंटरेस्टिंग कहानी है, अकबर तक ये चलेगा, हम पढ़ेंगे, बट आगे बढ़ते हैं। तो 1555 ईस्वी में दो युद्ध होता है, एक बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहिंद। ये दो लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हुमायूं सिकंदर सूरी जो कि कंकरेंट रूलर था, तत्कालीन रूलर था सूरी डायनेस्टी का, सिकंदर सूरी, उसको कौन हराता है? हुमायूं हराता है और मुग़ल एम्पायर की फिर से स्थापना करता है 1555 ईस्वी में। यहाँ पे 1543 लिखा हुआ है। ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार को पुनः हासिल किया, बट ये 1545 आप कर लीजिए। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार को हिंदी में, इंग्लिश में सही है, ये टाइपिंग एरर हो गया होगा। तो आप पढ़ रहे हैं, फिर से मैं आपको बता दूं, इधर से सेनापति कौन था हुमायूं की तरफ से? बैरम खान। और उस समय गद्दी पे कौन था? दिल्ली की गद्दी पे सिकंदर सूरी। चूँकि शेरशाह सूरी तो मारा गया था, तो सिकंदर सूरी था। उसका सेनापति कौन था? ततार खान। दो युद्ध होता है 55 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध होता है। और सरहिंद का युद्ध निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध में मुग़ल डायनेस्टी फिर से गद्दी पे आ जाता है। देखिए दो युद्ध हुआ था। हुमायूं को भगाने में भी कौन कौन सा? चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दो युद्ध होता है हुमायूं को फिर से गद्दी पे आने में भी, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसा कहा था, वो लड़खड़ाते हुए गद्दी पे बैठा, लड़खड़ाते हुए राज्य किया और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। अब वही हुआ 1556 ईस्वी में हुमायूं मर जाता है। कैसे मरता है? तो एक लाइब्रेरी है, एक भवन था दीन पनाह भवन, जहाँ की लाइब्रेरी से गिरने के कारण हुमायूं की मौत 1556 ईस्वी में हो जाती है।
हुमायूं की मौत हो गई। आप जान चुके हैं कि 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म भी हो चुका है। तो अकबर का जन्म भी हो चुका है। तो फिर हम बात करते हैं आगे अकबर का। तो अमरकोट में इसका जन्म हुआ। इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम जो था वो बदरुद्दीन था। किसके बचपन का नाम? अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। बाद में इसका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह बदरुद्दीन से इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ। आप स्क्रीन पे हिंदी में देख सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1556 ईस्वी में जब इसके पिता की मौत हो जाती है तो उस समय हेमू, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र था, वो हरियाणा की तरफ रेवाड़ी का शासक था और उसकी नज़र पड़ती है कि दिल्ली का सिंहासन तो खाली है, वो मेरे लिए ही खाली है। ऐसा सोच के वो क्या करता है, 1556 ईस्वी में दिल्ली पे कैप्चर कर लेता है, दिल्ली पे बैठ जाता है। बट इस समय हुमायूं का जो सेनापति था बैरम खान, वो कालानौर, पंजाब के कालानौर में गवर्नर रहता है और पंजाब के कालानौर में ही अकबर उसके साथ रहता है। वहीं पे उसने दिमाग लगाया और तुरंत अकबर का राज्याभिषेक किया, कोरोनेशन अकबर का किया। और अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। अकबर 13 साल का था, वहीं पे उसका कोरोनेशन होता है। तो कालानौर में अकबर का कोरोनेशन होता है। किसने किया? बैरम खान ने किया, जो उसका संरक्षक भी था, बैरम खान। और उसी ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। जब वो उसको राजा बनाता है तो उसका नाम क्या चेंज कर दिया? बदरुद्दीन से जलालुद्दीन मोहम्मद। आप हिंदी में देख सकते हैं। 1556 ईस्वी में पिता के मौत के बाद हेमचंद्र हेमू दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। और वो अंतिम रूलर, हेमचंद्र के बारे में बता दें, पूछा जाता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो हेमचंद्र ही था। मैंने बताया हरियाणा के रेवाड़ी के साइड वो राज्य करता था। आगे बढ़ते हैं। अब अकबर तो युद्ध करने लायक था नहीं, तो उसका सेनापति के रूप में कौन था? बैरम खान था। राजा तो बना दिया था कालानौर में ही, कौन? बैरम खान, जो कि उसका संरक्षक भी था। और युद्ध होता है क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? हेमचंद्र हेमू बैठा हुआ है दिल्ली की गद्दी पे। तो अब उसको हटाने के लिए एक युद्ध होता है, जिसे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। और इसमें बैरम खान किसको मार देता है? हेमू को मार देता है। और उसके डेथ के बाद अकबर दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। और बट वो एक नाम का ही रूलर रहता है, क्योंकि उसका संरक्षक जो था बैरम खान, वही राज्य का देखरेख करता है। अब कोई ज़्यादा दिन तक अगर राज्य किसी के हाथ में दिया रहे तो लोग उसको बल्कि वो वफ़ादार माना जाता है। बैरम खान मुग़ल डायनेस्टी का वफ़ादार ही माना जाता है। बट होता क्या है कि लोग उसको भड़काते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि तुम अपने बेटा को राजा बना दो, अकबर को हटा दो गद्दी से। फिर होता क्या है, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर उन्हीं के संरक्षण में राज्य करता है। बट 1560 में जब अकबर को भनक लगती है कि बैरम खान चाहता है कि मैं गद्दी से हट जाऊं, तो 1560 ईस्वी में तिलवारा का युद्ध होता है, जिसमें अकबर बैरम खान को हरा देता है। बट उसे मारता नहीं है, क्योंकि वो उसके पिता तुल्य संरक्षक था, इसलिए वो उसे मारता नहीं है। वो उसे आदेश देता है कि मक्का मदीना तीर्थ यात्रा करने के लिए आप निकलो। और ऐसा कहा जाता है कि मक्का जाते वक्त ही अफ़गानों ने किसकी हत्या कर दी? बैरम खान की हत्या कर दी। तो आप ये पूरी कहानी हिंदी में देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसके बाद बैरम खान तो चला गया, अब इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में कौन आ गया? अकबर आ गया। बट अकबर को ऐसा बोला जाता है कि वो एक मूर्ख था, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था। और इसीलिए शायद ये एक अच्छाई भी थी इंडिया के लिए कि उसमें कट्टरता नहीं था। जो भी पढ़े लिखे मुस्लिम रूलर हुए हैं उनमें कट्टरता थी, बट अकबर में कट्टरता नहीं था, वो सहिष्णुता को मानता था।
तो बात करते हैं, अकबर पहली बार आक्रमण करता है बाज बहादुर, मालवा के शासक बाज बहादुर पे आक्रमण करता है खुद से 1561 ईस्वी में, और वो युद्ध जीतता है। फिर जब वो लौट रहा होता है दिल्ली की तरफ, तभी राजा भारमल पे आक्रमण करता है। और ये कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा। बट राजा भारमल ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने दास्ता स्वीकार कर ली। और उन्हीं की बेटी होती है जिसका नाम था हरखाबाई, बाद में मरियम उज्जमानी के रूप से, जमानी के रूप में मरियम उज्जमानी के नाम से इसे जाना जाता है। हरखाबाई, मरियम उज्जमानी और फिर जोधाबाई। अब जोधाबाई क्यों कहा जाता था? ये अकबर की बीवी थी। अब आपने बस यही सुना होगा जोधाबाई। अकबर की बीवी कौन थी? जोधाबाई। बट उसका दो और नाम था, हरखाबाई, मरियम उज्जमानी, ये दो नाम उसका था। ये किसकी बेटी थी? राजा भारमल की बेटी थी। कहाँ के राजा? आमेर के राजा, राजा भारमल की बेटी थी। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जोधाबाई उसका नाम कैसे पड़ा। जोधाबाई नाम पड़ने का कारण था कि वो अपने मामा के यहाँ, हरखाबाई जो थी वो अपने मामा के यहाँ ज़्यादा दिन तक रही थी, और जो कि जोधपुर में रहा करते थे। इसीलिए वो हर वक्त जोधपुर की कहानियाँ सुनाया करती थी, इसीलिए उसे इतिहासकारों ने जोधाबाई कहा। आगे बढ़ते हैं 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, जहाँ पे रानी दुर्गावती, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब भारत की वीरांगनाएं हैं, जो कि 1564 ईस्वी में गोंडवाना लैंड पे अकबर अटैक करता है। और वहाँ पे रानी दुर्गावती बहुत ही बहादुरी से अकबर का विरोध करती है। अब हिंदी में देख सकते हैं इसे स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं, अब अकबर के कुछ कार्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि जैसे अशोका द ग्रेट लगा हुआ है वैसे अकबर द ग्रेट लगा हुआ है। तो भला ग्रेट इसे कहा क्यों गया? ऐसे ही तो नहीं कहा गया होगा, कुछ ना कुछ इसने अच्छा काम किया होगा। तो पढ़ते हैं कौन कौन सा अच्छा काम किया था। उसने दास प्रथा तथा सती प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया, और अगले ही साल 1564 ईस्वी में जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों पे लगता था, उसे हटा दिया। और कहा जाता है कि अकबर के इसी काम से खुश होके, जजिया कर हटाने के काम से खुश होके, हम इंडियनों ने उसे एक उपाधि दी, जिसे अकबर, उसका नाम अकबर। तो आपने देखा बचपन का नाम बदरुद्दीन था, जब उसका कोरोनेशन हुआ, जब उसका राज्याभिषेक हुआ, तो उसका नाम बैरम खान ने जलालुद्दीन मोहम्मद किया। और फिर जलालुद्दीन मोहम्मद में एक और नाम जुड़ता है अकबर, जो कि बहुत ही फेमस होता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो जजिया टैक्स को हटा देता है, नॉन मुसलमानों पर लगने वाले जजिया टैक्स को हटा देता है। फिर बात करते हैं 1580 ईस्वी में अकबर एक रिलीजन की स्थापना करता है, दीन ए इलाही। इसकी स्थापना डिवाइन रिलीजन इसको बोला जाता है, दैवीय धर्म। और दीन ए इलाही की स्थापना पूछा जाता है एग्जाम में। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने कम किया था 1580 ईस्वी में। उसने यूनिवर्सल पीस, सुलह ए कुल की नीति अपनाई। सुलह ए कुल की का मतलब होता है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर हैं। इस तरह से सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाई। और अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का स्थापना किया। फतेहपुर सिकरी की कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ फतेहपुर सिकरी से अकबर का क्या रिश्ता है और कैसे जुड़ा रिश्ता। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा एक सूफ़ी संत के बारे में, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो कि कहाँ पे रहते थे? एक जगह फतेहपुर सिकरी में वो रहा करते थे, अपने कुटिया में फतेहपुर सिकरी में वो रहते थे। कौन? शेख सलीम चिश्ती। और अकबर जो था वो उनका क्या बोले, बहुत बड़ा फॉलोवर था, मतलब वो जो भी बोलेंगे वो सुनेगा, इस तरह का फॉलोवर था। किसका? शेख सलीम चिश्ती का। और वहीं पे अब एक बात होता है, 31 अक्टूबर 1569 ईस्वी को हरखाबाई ने एक बच्चे का जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम अकबर ने अपने गुरु की ही याद में, अपने गुरु को ही याद करके
उस बच्चे का नाम सलीम रखा, क्योंकि उसके गुरु का क्या नाम था, शेख सलीम चिश्ती। आप सोचिए, एक मुस्लिम होकर सूफ़ी संत थे, ये सूफ़ी धर्म को भी मानता था, हिंदू धर्म को भी मानता था, तो अकबर इसीलिए ग्रेट कहलाता है। तो आप जानते हैं सलीम का जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, 31 अक्टूबर 1569 मतलब 1569 ईस्वी में। किसका जन्म होता है, हरखा बाई एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम अकबर सलीम रखता है, और ये अकबर का भी बेटा था। तो आगे जाके जहांगीर के नाम से फेमस हुआ और दिल्ली की गद्दी पे बैठा। अब क्या होता है, ये तो कहानी थी फतेहपुर सिकरी की। इसीलिए फतेहपुर सिकरी अकबर को बहुत ही पसंद था। जैसे बाबर को काबुल पसंद था, वैसे ही फतेहपुर सिकरी पसंद था। अकबर ने अपनी राजधानी भी फतेहपुर सिकरी भी शिफ्ट की थी, बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात अभियान पे निकला। अब गुजरात को क्या किया, मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। उसी गुजरात विजय की याद में 1573 ईस्वी में अकबर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है। कहाँ पे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का। पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में। किस चीज़ की याद में बनाया गया, अपने गुजरात विजय की याद में बनाया गया। बुलंद दरवाज़ा अपने गुजरात विजय की याद में बनाया गया। कब बनाया गया, 1573 ईस्वी में बनाया गया। तो आप हिंदी में देख सकते हैं, 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। और एक और युद्ध होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास इसे हमेशा याद रखता है, हिंदू वीर शासकों के नाम। 1576 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किसके किसके बीच होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। महाराणा प्रताप कौन थे, राणा उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। और इस बैटल में अकबर का कमांडर था मान सिंह, जो युद्ध करता है। मान सिंह किसको हराता है, महाराणा प्रताप को मान सिंह हराता है। अब देखिए अकबर कितना, मतलब इसीलिए उसको महान कहा जाता है ना। ऐसा बोला जाता है अकबर के 9 रत्नों में बहुत सारे जो थे, जैसे अब बात करते हैं बीरबल का, जिसने दीन इलाही पूछा। ये भी क्वेश्चन मैं छूट गया था, मैं अभी बता दे रहा हूँ। महेश दास, और उसका नाम था, वो हिंदू था, बीरबल। उसने अपना नाम क्या रखा, बीरबल। अकबर के दरबार में था, आप तो जानते ही इस कहानी को। बट बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही जो धर्म चलाया था, पूछता है दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला कौन था, पहला आदमी कौन था, तो वो महेश दास या बीरबल था। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि मान सिंह हिंदू था, जो उसका कमांडर था। अकबर इस तरह से धर्म में भेद नहीं करता था कि उसने अपने सर्वोच्च पद पे, जिससे उसका साम्राज्य टिका हुआ था, वो एक हिंदू को दे के रखा था। अब टोडरमल पढ़ेंगे, ये टोडरमल जो थे वो राजस्व के कलेक्टर थे, राजस्व कलेक्ट करने वाले थे इसके ही शासनकाल में। अब पढ़ेंगे महेश दास या बीरबल की बात, वो प्रधानमंत्री थे किसके, अकबर के समय में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू शासक जो थे वो अकबर के समय में उसके नवरत्नों में आते थे, उसके दरबार में कोर्टियर के रूप में रहते थे। तो वही मान सिंह ने, जो कि अकबर का सेनापति था, उसने महाराणा प्रताप को हराया। और महाराणा प्रताप हार नहीं माने, उन्होंने लगभग 20 साल तक, जब तक उनकी मौत 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मौत नहीं हो जाती है, तब तक वो लड़ाई लड़ते रहे। वो गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे, छिप के युद्ध कर रहे थे, हिल पे चले गए थे, पहाड़ियों पे चले गए थे और वहाँ से गोरिल्ला युद्ध की टेक्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। और लगभग 20 साल तक उन्होंने हार नहीं माना और हमेशा युद्ध करते रहे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप को अकबर के सेनापति मान सिंह ने हराया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने करीब 20 वर्षों तक हार नहीं माना, जब तक कि उनकी मौत 1597 ईस्वी में नहीं हुई। यहाँ पे मैं अपने कहानी सुना होगा बचपन में, घास की रोटी खाया था किसने, महाराणा प्रताप ने। बट मुसलमान
या फिर मुग़लों की ग़ुलामी स्वीकार नहीं की थी, घास का रोटी खाया था, ये सारा का सारा कहानी आता है। आगे मैं बात करूं तो फिर आपने चेतक सुना होगा, एक घोड़ा था, महाराणा प्रताप का ही घोड़ा था। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जिससे आप महाराणा प्रताप को याद कर सकते हैं और इतिहास में महाराणा प्रताप बहुत ही फेमस हुए। आगे बात करते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ अब अकबर कदम बढ़ाता है। काबुल को 1585 ईस्वी में, कश्मीर को 1586 ईस्वी में, सिंध को 1591 ईस्वी में और कंधार को 1595 ईस्वी में कौन जीत लेता है? अकबर जीत लेता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ अकबर काबुल 1585 ईस्वी में, कश्मीर को 1586 ईस्वी में, सिंध को 1591 ईस्वी में तथा कंधार को 1595 ईस्वी में अकबर जीत लेता है। 1595 ईस्वी में एक और घटना होती है, आपने सुना होगा, अहमदनगर की रानी थी जिनका नाम था चांद बीबी। उसने अकबर से बहादुरी से लड़ा था, बहुत ही बहादुरी से। चांद बीबी ने अकबर से बहुत ही बहादुरी से लड़ा था और उसे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ज़बरदस्ती किया गया था। लास्ट में उसने संधि पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया था। अब होता क्या है, 1604 ईस्वी में अकबर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। कब घायल हो जाता है? 1604 ईस्वी में अकबर बुरी तरह से घायल हो जाता है और 1605 ईस्वी में लास्टली उसकी मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? अकबर की मौत 1605 ईस्वी में, लास्टली अकबर की मौत 1605 ईस्वी में हो जाती है। अब यहाँ पे भी एक कहानी में थोड़ा जहांगीर के बारे में बता दूँ। जहांगीर उस समय इलाहाबाद में गवर्नर था, इलाहाबाद में रूल कर रहा था और वो खुद को स्वतंत्र मान रहा था। अब जैसा हर घर में होता है, इसे भी अपने पापा से मनमुटाव था। ये अपने पापा को छोड़ के इलाहाबाद में शासन कर रहा था। बट जब अकबर बीमार पड़ा 1604 ईस्वी में, तो जहांगीर सलीम कहाँ गया? अनारकली की कहानी आपने सुना होगा, सलीम अनारकली। वही सलीम जहांगीर क्या करता है? जाता है, कहाँ पे जाता है? अकबर से मिलने के लिए जाता है और फिर अकबर उसे अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे जहांगीर की 1605 से लेके 1627 तक, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने के बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। जहांगीर क्या हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1605 से 1627 के बीच में। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो रखा हुआ है। 1919 से 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट का वीडियो रखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत का वीडियो रखा हुआ है, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का वीडियो रखा हुआ है। आप भूगोल में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हैं, आप उसको देखिए जो आपको कॉम्पिटिटिव है। मैंने वॉइस का इंग्लिश का भी एक वीडियो डाला है, वॉइस का। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, जो जो वीडियो है, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मुझे जल्दबाजी नहीं होती है। मैं बहुत आराम से खुद से PDF लिखता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ कि बच्चे को समझने में कोई दिक्कत ना हो और एक वीडियो ही देखा जाए बट वो उसके समझ में आए। मैं इस व्यू से बनाता हूँ। तो मैं ज़रूर अपने मेहनत के लिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट में दिए हुए हर एक वीडियो को देखिए। आपको अगर इंटरेस्ट ना हो तो भी देखना शुरू कीजिए, इंटरेस्ट आएगा ही, क्योंकि एक कहानी सुनने में किसी का कोई अनइंटरेस्टेड नहीं हो सकता है। कहानी आपको मैं सुनाता हूँ और इस कहानी से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपके एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो वो मैप की सहायता से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ कि मैप से आप अच्छे से सीख पाएँ। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप वीडियो को से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के बीच में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं मुग़ल साम्राज्य के
अगले वीडियो में, जहाँ से हम 1605 जहांगीर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शाहजहाँ को पढ़ेंगे, फिर औरंगज़ेब को पढ़ेंगे, फिर आगे के रूलर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था मेरा पार्ट 1। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।